चलिए, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे छोटे से परिवार सत्यबोध एजुकेशन में। यहाँ पर यूपीएसआई को लेकर सारी चीजें हम कवर कर रहे थे, खास तौर पर मूल विधि को लेकर। ठीक है, मूल विधि में बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान आपका है। लेक्चर मेरे थोड़े से लंबे होंगे, है ना, 30-30, 40-40, 50-50 मिनट के होंगे। डेली वीडियोस आपको मिल रही होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर यूपीएसआई के लिए खास तौर पर चल रहा है। मूल विधि से आपको पता है कम से कम मिनिमम 10-12 क्वेश्चन या कभी कभी 15-15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो ये चैप्टर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, जीके में अन्य पोर्शन में आपके क्वेश्चन फंसे या ना फंसे उसका गारंटी नहीं रहता है। करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन फंसे या ना फंसे उसकी भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन फंसना 100% तय रहता है। आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। अगर 12 क्वेश्चन मूल विधि के आते हैं तो 10 तो मिनिमम आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने ये सारे लेक्चर सुन लिए तो। ठीक है ना। जब तक एग्जाम होगा तब तक ये सारी चीज आपकी खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने रिवीजन के लिए एक पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप केवल रिवीजन करना चाहते हो और उस प्लेलिस्ट को आप खाली कान में लगाकर आराम से सुनते रहोगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक उसकी, है ना, हर एक आर्टिकल उसका आपको याद हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। बट ठीक है ना, तो आपको वो प्लेलिस्ट वहां से जाके देख लेनी है और ये चीज मैं आपकी एग्जाम तक पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। डिटेल में लेक्चर रहेंगे। डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर भी डेली क्या करूं कि 10-15 जो धाराएं हैं उन्हें पढ़ा कर कि पहले ये, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी में ये, चौथी में ये, पांचवी में। तो आपके एग्जाम में फिर जब क्वेश्चन करोगे आप यहीं पर अगर शॉर्ट में पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में और ज्यादा शॉर्ट में ही आपको मिलेगा, यानी कि 12 में से 4-5-6 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको लगेगा कि यार लो हमारे क्वेश्चन तो फंसे ही नहीं। इसीलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पोर्शन है, ये बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन डिटेल में पढ़ लोगे तो 12 में से कम 10 या 12 के 12 क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट में पढ़ोगे तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं रह सकती है। आपके मन में डाउट रहेगा कि क्वेश्चन मेरे फंसेंगे भी कि नहीं फंसेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आज हमारा 7वां लेक्चर है, तो 7वें लेक्चर में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो देखिए, हमने कई सारी चीजें पढ़ ली थी, उसके आगे हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो हमें शुरुआत करना है, अब देखो करना है बीएनएस की धारा 41 से। बीएनएस की धारा 41 से 41 से हमें शुरुआत करना है। कहां से करना है? 41 से हमें शुरुआत करना है। ठीक है ना। में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। देखो इसका मतलब क्या है ना। जो धारा 41 है, इंपॉर्टेंट धारा है, पेपर में पूछी जा चुकी है पहले, इस बार भी पूछी जा सकती है। ठीक है ना। कल मैंने आपको चीज बताई थी सेल्फ डिफेंस के बारे में। सेल्फ डिफेंस के बारे में कल हमने डिटेल में चर्चा करी थी, सारे आर्टिकल हमने उसके पढ़ लिए थे। ठीक है ना। यहाँ पर 41 में क्या कहा है? संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं या आप कहीं घूमने गए हैं और आपके ऊपर चोर ने हमला कर दिया आपकी संपत्ति को लूटने के लिए, और सेल्फ डिफेंस में आपने क्या किया, उसे नुकसान पहुंचाया, उसे मारा और गलती से वो मान लो मर गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल ये धारा 41 क्या करती है? हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी कि बचाव प्रदान करती है, और कानून हमें सजा नहीं देता, न्यायपालिका हमें सजा नहीं देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में सामने वाले के साथ फाइट की और गलती से उस फाइट में उसकी हत्या हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी अगर सामने वाला मर भी गया तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, कानून हमारी रक्षा करेगा, हमें सजा नहीं देगा। ठीक है ना। क्लियर हो गई? तो 41 आपको समझ में आ गई होगी। ये पहले आती थी आईपीसी की धारा 103 के अंतर्गत आती थी, लेकिन आईपीसी की धाराएं आपको मैंने बताया है अब याद नहीं करना है। ठीक है ना। अब क्या रखना है आपको याद? अब क्या रखना है? बीएनएस की धारा 41। क्या लिखेंगे अपन? बीएनएस। ठीक है, बीएनएस 2023 धारा 41, इस टाइप से करके क्वेश्चन आएगा। चलो
अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर हमें ध्यान याद रखना है बीएनएस की धारा 45, बीएनएस की धारा 45 आपको याद रखना है। ये क्या है? दुष्प्रेषण से संबंधित उपबंध है, दुष्प्रेषण से संबंधित उपबंध है, ठीक है ना। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के समान है, तो ये आईपीसी की धारा आपको याद नहीं रखना, ये खाली मैंने कंपेयर करने के लिए आपको बताया है। आपको याद क्या रखना है? बीएनएस, ठीक है ना, बीएनएस धारा 45, ठीक है, किससे संबंधित है? दुष्प्रेषण। अब आप कहोगे सर दुष्प्रेषण क्या है? दुष्प्रेषण शब्द अगर आपको याद हो तो कल भी आया था और वहां मैंने बताया था दुष्प्रेषण का मतलब क्या होता है। दुष्प्रेषण का मतलब होता है किसी को कोई गलत काम करने के लिए, अपराध करने के लिए उकसाना या उसका साथ देना, किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना या फिर उसका साथ देना, किस में आएगा? दुष्प्रेषण के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो दुष्प्रेषण में क्या क्या आ जाता है? उकसाना आ जाता है ना, साशय सहायता, है ना, सहायता प्रदान करना आ जाता है, षड्यंत्र में शामिल होना भी इसी में आ जाता है, दुष्प्रेषण में ही आ जाता है। बट ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 45 है तो दुष्प्रेषण से संबंधित इसमें उपबंध बताती है, यानी कि कुल मिला के दुष्प्रेषण की डेफिनेशन देती है ये धारा। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दुष्प्रेषण कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। दुष्प्रेषण की जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है। उसने देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन 2021 में पूछा था। क्या पूछा था? कि जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करना, किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाएगा, है ना। ऑप्शन में क्या था? दुष्प्रेषण कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को सहायता दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं या उकसा रहे हैं, ठीक है। तीन चीजें, सहायता देना, मदद करना या उकसाना, किस में आ जाएगा? दुष्प्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो धारा नहीं पूछेगा तो इस टाइप से वो एक लाइन लिख देगा और मोस्टली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप धाराएं याद करके भी जाओगे तो भी उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप डिटेल में ये चीजें नहीं पढ़ोगे। तो आपको तीन चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। एक शब्द याद रखना है, क्या? उकसाना। एक शब्द याद रखना है, उकसाना, ठीक है ना, उकसाना। दूसरा मदद करना, दूसरा मदद करना, ठीक है ना। एक होता है उकसाना और दूसरा होता है मदद करना, ठीक है ना। तो आपने अगर किसी की मदद की, है ना, या उसे उकसाया गलत काम करने के लिए, तो आपको क्या होगा? आपको दंडित किया जाएगा बीएनएस की कौन सी धारा? 45 के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर हो गया? तो धारा 45 आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है बीएनएस की धारा 61, बीएनएस की धारा 61 की फर्स्ट, 61 की फर्स्ट, है ना, 61 फर्स्ट या 61 की फर्स्ट। बीएनएस की धारा 61 क्या कहती है? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। इसमें किसकी परिभाषा? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके पीछे उसका थॉट क्या था, उसकी प्लानिंग क्या थी, ठीक है ना, उसका मतलब करने का तरीका क्या था, पूरी प्लानिंग क्या थी, ये पूरा जो षड्यंत्र होता है कैसे हुआ, उसने कैसे किया। तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है बीएनएस की धारा 61 फर्स्ट में, 61 के पहले भाग में, 61 के फर्स्ट में। क्लियर है? चलो आगे देखो। ये सारे पॉइंट आपको लिखते भी चलना है साथ साथ में। अगर आप एक जगह पे लिख लोगे या अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अभी मैं कुछ दिन में आपको बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना साधन नहीं है। कुछ दिनों में, 2-4 दिन, 5 दिन में मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी की सारी पीडीएफ ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके लिए आप चिंता नहीं करना है। कैसे आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे, मैं कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। 4 से 5 दिन हमें अभी लगेगी व्यवस्था करने में, ठीक है। यहां पर देखो बीएनएस 61 की 2, बीएनएस धारा 61(2), बीएनएस धारा 61(2), क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप पीडीएफ लो, है, तो आपको पीडीएफ या तो टेलीग्राम में मिल जाती है या अन्य अन्य माध्यम होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, अन्य माध्यम भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल में पीडीएफ होती है और आप उस पीडीएफ को खो देते हो या सही से ना तो अरेंज होती है आपके मोबाइल में, आप डाउनलोड करके रख लेते हो। तो मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूं कि आपकी पीडीएफ आपके पास एक ही जगह पर हो, है ना। आप जब भी खोलना चाहो आप वहां से तुरंत खोल के पढ़ो, है ना।
वहां पर आप सारी लाइन से पीडीएफ आपकी इकट्ठा भी हो जाएंगी, वो पहले से वहां पर सेफ रहेंगे। तो पूरा एक सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 4-5 दिन का, ठीक है ना। बीएनएस की धारा 61 की दो में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। यहाँ पर दोनों चीज आपको ध्यान से याद रखना है। अगर 61 पूछे तो इसमें आपराधिक षड्यंत्र की केवल परिभाषा बताई गई है। 61 फर्स्ट, ठीक है ना, 61 की पहली आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताई गई है, लेकिन 61 की दूसरी उसी आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या दंड दिया जाएगा इसका प्रावधान किया गया है 61 की दूसरी, ठीक है। तो 61 की फर्स्ट, 61 की दो। 61 की फर्स्ट क्या है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। 61 की सेकंड क्या है, उसके लिए दंड, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, यहां पर देखोगे आप एक वाद, विनायक दामोदर सावरकर, नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन की रेटिंग इसे दे देना। पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आ चुका है, आगे आने के चांसेस भी बहुत हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर का, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर का जो वाद है ना, क्या है, नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है ना, नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने क्यों बताया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर जो नासिक षड्यंत्र हुआ था तो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत ही ये आता है, इसीलिए मैंने इसको इसी के साथ में पॉइंट करके बताया है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखोगे आप, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएनएस की जो धारा है 147, बीएनएस की धारा 147 पर आते हैं, ठीक है। बीएनएस की धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेषण करना मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक है। धाराओं का क्रम यहाँ पर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, धाराओं का क्रम यहाँ पर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ कि 61 है ना, 61 2 और फिर उसके बाद सीधा मैंने यहाँ पे बताया 147, ठीक है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ा सा अरेंज किया है अपनी सुविधा के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो 147 बीएनएस की धारा 147 क्या कहती है कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर कुछ लोग प्लानिंग करते हैं युद्ध करने का, है ना, या भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होगे अगल बगल के देशों में, जैसे नेपाल में देखोगे जनजी आंदोलन हुआ, सरकार पलट गई। बांग्लादेश में देखोगे जनजी आंदोलन हुआ, सरकार पलट गई। श्रीलंका में भी इसी तरह हुआ, वियतनाम में भी इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आंदोलन होते हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि अगर इस तरीके का षड्यंत्र हमें पता चलता है तो उसके लिए हम आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, या फिर जुर्माने के साथ आजीवन कारावास या कुछ वर्षों की सजा, दोनों हो सकती है, ठीक है ना। इस बात यह है कि आप किस लेवल पर उसमें शामिल हो। अगर आप मतलब अच्छे खासे बड़े पैमाने पर आप देश को नुकसान पहुंचाने के लिए बात कर रहे हो और वहां पर अगर आप शामिल हो तो आपको मृत्यु दंड की सजा भी हो सकती है ना। वरना अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट नरम रहेगी तो आपको आजीवन कारावास। अगर आप उस षड्यंत्र का केवल भाग हो कि भड़काने वाले कोई और थे, आप उनके साथ हो लिए, तब फिर आपको कुछ सालों की सजा प्लस जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो 147 आपको क्लियर हो गई होगी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध की नीति बनाना, प्रयास करना, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, युद्ध करने का मतलब जब आप आंदोलन करते हो तो एक प्रकार से जब हिंसक आंदोलन होता है तो वो युद्ध का ही फॉर्म माना जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पर देखोगे अगली धारा है बीएनएस की धारा 149, बीएनएस की धारा 149। ये क्या कहती है, आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु कारावास का प्रावधान है।
पहले एक आजीवन कारावास एक बार आया था, वहां मैंने बताया था जो आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास कितने वर्ष का माना जाता है, 20 साल का माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आजीवन कारावास कितने साल का माना जाता है, 20 साल का माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र ज्यादा है, कोई 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का है, तो उससे 20 साल तो पता चला वो जेल में जिंदा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आजीवन कारावास कितना हो जाता है, 10 वर्ष तक की अवधि हेतु कारावास का प्रावधान कर दिया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है उसकी उम्र कितनी है, या फिर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका क्राइम क्या है, ठीक है ना। कि अगर उसका क्राइम 20 साल की सजा काटने वाला नहीं है तो आजीवन कारावास के लिए फिर धारा 149 यूज होती है, जिसमें उसे, है ना, 10 साल की सजा मिल जाती है, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अब आगे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भी न्याय संहिता 149 के तहत दंडनीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे ये दोनों पॉइंट मैंने एक साथ आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। 149 में आजीवन कारावास का प्रावधान और या फिर 10 वर्ष की अवधि हेतु कारावास, तो 10 वर्ष की अवधि को भी बेसिकली आजीवन कारावास में ही गिना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 149 में एक और चीज कही गई है कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई बड़ा उस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, दंगा फसाद करने का, युद्ध करने का भारत सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये जो 147 में हमने पढ़ा था कि अगर भारत सरकार के खिलाफ आप युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो 147 के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन सजा का प्रावधान दिया गया है 149 में कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर आप युद्ध करते हैं या प्रयास करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो 149 के तहत आपको सजा होगी, और सजा कितनी होगी, या तो आजीवन कारावास होगा या 10 वर्ष की जेल होगी, प्लस दंड भी, जुर्माना भी आपको हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। चलो अगला पॉइंट देखो। अगला यहां पर आप देखोगे भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, ये तो अपना भी आएगा, ठीक है ना। इसके बारे में ये बीएनएस की धारा है तो इसे भी अपन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बीएनएस की धारा यहाँ पर लिखी तो इसे भी अपन नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उसको मैं भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। 152 बीएनएस 152 के अनुसार जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्य किसी अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावनाओं को बढ़ावा देता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, ऐसे कृत्य में शामिल होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष का हो सकता है दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी दायी होगा, देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ शब्द लिखे हैं, उन शब्दों पर आपको गौर करना है। कुछ शब्द लिखे हैं, उन शब्दों पर आपको गौर करना है। क्या कौन से शब्द हैं देखो जरा। एक तो ये धारा कौन सी है, धारा है 152, धारा है 152, ठीक है, धारा है 152। धारा है 152, ठीक है ना। यहां पर देखो प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर, एक शब्द ये हो गया, प्रयोजन पूर्वक जानबूझकर, ठीक है ना, या लिखे गए शब्दों द्वारा, ठीक है, या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं द्वारा, ठीक है ना, वित्तीय साधन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, वित्तीय साधन द्वारा। शब्द आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अलगाव या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, विध्वंसक क्रियाकलापों को, ठीक है, ये शब्द जो है आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन आपका इन्हीं शब्दों के अनुरूप ही बनेगा, डिजाइन होगा,
क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आएगा कि अगर आप एक लेटर लिखकर या न्यूज़पेपर में कोई खबर लिखकर या सोशल मीडिया के द्वारा आप भड़काऊ बयान देते हो और उससे दंगे भड़क जाते हैं, ठीक है, आपने अखबार में कोई ऐसी चीज लिखवा दी या आपने प्रसारित करवा दी जिससे दंगे भड़कने के आसार हैं और दंगे भड़क जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको सजा होगी, है ना। अब यहाँ पर देखोगे शब्द क्या है? जानबूझकर, ठीक है। तो आपने जानबूझकर ऐसा किया तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। आपके द्वारा लिखे गए लेटर जो न्यूज़पेपर वगैरह में या कोई आर्टिकल आपने लिखा उसके द्वारा अगर कोई मतलब भारत की अखंडता को कोई ठेस पहुंचती है या, है ना, जातिगत हिंसा भड़कती है या कोई भी किसी भी टाइप की हिंसा अगर भड़कती है, लिखकर संकेतों के द्वारा यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं। एक तो आप लिखकर कोई संकेत या इशारा करते हैं, दूसरा, है ना, दूसरा क्या होता है कि जैसे दंगे अगर भड़काना है तो क्या करता है आदमी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं, साथ साथ में कभी कभी होता क्या है कि जो मंदिर या मस्जिद होंगे वहां पर दूसरे धर्म की चीजें डाल दी जाती हैं जिससे कि वहां के लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं और दंगा स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी सांकेतिक के अंतर ही आता है, ठीक है। उसके बाद दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक सूचना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना इस बार शामिल कर लिया गया है, पहले ये शामिल नहीं था, है ना। पहले इस पर इतना ज्यादा जोर भी नहीं दिया था लेकिन इस बार जोर जरूर दिया गया है, ठीक है। तो जो डिजिटली जो चीजें जैसे सोशल मीडिया हो गया, न्यूज चैनल्स हो गए, ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, आप कुछ भी ले लो, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसके द्वारा अगर दंगे भड़काने का प्रयास किया जाता है या भारतीय अखंडता को, एकता को, संप्रभुता को खतरे में डाला जाता है तब फिर वो दंडनीय होगा, ठीक है। या फिर उसके बाद देखोगे वित्तीय साधन का प्रयोग करके, ठीक है, कहीं से कहीं आपने दूसरे को, किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए कोई दंगा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो वो भी दंडनीय है। इसके अलावा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह, तो अलगाव यानी कि अपने समाज को या अपने एरिया के लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काना, सरकार के खिलाफ खड़ा कर देना, ठीक है ना। तो ये अलगाववाद की जो भावना होती है इसको भड़काना, ये भी आ जाएगा इसी में, ठीक है ना। विध्वंसक क्रियाकलाप यानी कि आप गए कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं या बस ट्रेन वगैरह चलाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या सामाजिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसे मिनिमम जो है 7 साल की सजा, मिनिमम 7 साल की सजा, है ना, और साथ साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सी धारा? 152 में से। 152 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे? क्वेश्चन देगा, एक व्यक्ति ए ने सोशल मीडिया में दंगे भड़काने वाला भाषण दिया जो भारत की एकता और अखंडता को भंग करता है, तो वो किस आर्टिकल के किस धारा के तहत सजा पाने के योग्य है? तो यहाँ पे आएगा, क्या लगाएंगे अपन? धारा 152, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल के थ्रू भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये सारे शब्दों पर आपको गौर रखना है। सजा कितनी होती है? मिनिमम 7 साल की, 7 साल की आपको जेल हो जाएगी या फिर उसके साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर आ जाती है बीएनएस की धारा 189। बीएनएस की धारा 189, 189 की एक, 189 की एक, 189 की एक, 189 फर्स्ट, 189 फर्स्ट, 189 फर्स्ट। इसमें विधि विरुद्ध जमाव, विधि बोला जाता है किसी कानून को या फिर लॉ को, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव यानी किसी कानून के खिलाफ जमाव, विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है ना। कानूनी जो चीजें होती हैं उसके विरुद्ध में जाके जमाव का मतलब होता है भीड़ इकट्ठा करना। विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। 189 फर्स्ट, 189 फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 5 स्टार क्वेश्चन की रेटिंग इसे आप दे सकते हो, क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है।
अच्छा, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, केवल सजा का प्रावधान अभी आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खाली क्या है, परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। 189 फर्स्ट, 189 फर्स्ट, 189 फर्स्ट, विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे आप देखोगे 191, ठीक है, बीएनएस धारा 191 की एक, 191 की एक, 191 की एक, बीएनएस धारा 191 फर्स्ट में बलवा, है ना, ये शब्द आप देखो ध्यान रखना, बलवा, ठीक है ना। तो ये जो बलवा है, बलवा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी किससे है, दंगे से है, ठीक है ना, दंगा करवाने से है। बलवा का मतलब भी क्या होता है, दंगा करवाना, ठीक है ना। तो 191 फर्स्ट में बलवे के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की जो पहले आईपीसी की धारा चलती थी 146 में आती थी, तो आईपीसी आपको याद नहीं रखना है ना, खाली कंपेयर करने के लिए मैंने लिख दिया। तो 191 की फर्स्ट, 191 की फर्स्ट, 191 की फर्स्ट किससे संबंधित है, बलवा से। किससे संबंधित है, बलवा के बारे में उपबंध है, यानी कि बलवा को परिभाषित किया गया है। बलवा मतलब एक प्रकार का दंगा होता है। बलवा मतलब क्या, दंगा। बलवा की संज्ञा हम किससे लेंगे, दंगा से लेंगे, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पर, इसके ऊपर आप देखोगे 189(2), 189(2), ये पहले आना चाहिए था लेकिन बाद में सेट हो गया ये, कोई बात नहीं, ठीक है। 189(2), इसके अनुसार जो व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का, है ना, सदस्य होगा, है ना, वह दोनों में किसी भांति के कारावास में, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है, या जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है ना। तो ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, है ना, जो हमने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पर जो 189 का जो फर्स्ट पढ़ा था हमने, वहां पर कौन सी पढ़ी थी, 189 की फर्स्ट, 189 की फर्स्ट पढ़ी थी। तो इसमें मैंने कुछ शब्द बताए थे आपको कि सोशल मीडिया के द्वारा दंगे भड़काना, ठीक है ना, या न्यूज़पेपर के द्वारा, या कोई संकेत देकर, या फिर अलगाव पैदा करना, भारत की एकता, अखंडता या प्रभुत्ता को अगर खतरा होता है तो उन्हें सजा का प्रावधान था, दंड का प्रावधान था, ठीक है। यहाँ पर कितनी सजा दी गई थी इन्हें, इन्हें सजा दी गई थी 7 साल की, इन्हें सजा दी गई थी 7 साल की, ठीक है। मिनिमम कितने साल की सजा, मिनिमम 7 साल की सजा, प्लस जो जुर्माना होता है, ये जो जुर्माना होता है, ये जो जुर्माना होता है वो भी लग सकता है, ठीक है। वही अगर बात करें 189(2) की, 189(2) की, जो कि ये ऊपर वाली है, 189(2) ऊपर वाली है, इसमें क्या है, जो 189(1) में जो लोग दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं, अगर आप उनका साथ देते हैं तो उनके लिए इसमें प्रयोग है। 189(2) में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति उन दंगा भड़काने वाले लोगों के साथ में शामिल था तो वो किस में आ जाएगा, 189(2) के अंतर्गत आ जाएगा। और उसे क्या सजा का प्रावधान है, उसे मिनिमम आप देखोगे, इनके लिए आप याद रखना कितना, मिनिमम 6 महीने की जेल, है ना, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 6 महीने की सजा होगी, प्लस जुर्माना भी होगा, प्लस जुर्माना भी होगा, प्लस जुर्माना भी होगा, ठीक है ना। तो दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं, 6 महीने की कम से कम सजा प्लस जुर्माना, ठीक है ना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, 189 फर्स्ट, 189(2), ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे 191 फर्स्ट में हमने क्या देखा, बलवा के बारे में, है ना, 191 फर्स्ट, 191 फर्स्ट में हमने क्या देखा, बलवा के बारे में, क्लियर है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर आगे आप देखोगे, इसको क्लियर कर दें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देखो 191(2), बीएनएस की धारा 191(2), अभी हमने पढ़ी बीएनएस की धारा 191 फर्स्ट बलवा के बारे में, है ना, 191(2) ये भी बलवा के बारे में है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बताता है, बलवा करने का दोषी होगा, है ना, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो आ गए, एक 191 फर्स्ट और एक 191 सेकंड, 191 की एक, 191 की दो। 191 की एक क्या कहती है, बलवा की परिभाषा बताती है, 191 की दो क्या कहती है, उसे क्या दंड मिलेगा हमें ये बताती है, उसे क्या दंड मिलेगा हमें ये बताती है, ठीक है। तो क्या दंड मिलेगा उसे, 191 की एक, दो में क्या दंड मिलेगा, मिनिमम जो बलवा करवाने वाले हैं उन्हें मिनिमम 2 साल की जेल,
ठीक है, मिनिमम 2 साल की जेल, है ना, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। याद रखना है, मिनिमम 2 साल की जेल या फिर जुर्माना, या तो फिर दोनों, जुर्माना प्लस जेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 191 की फर्स्ट में, 191 की फर्स्ट में क्या है, बलवा की परिभाषा, 191 की दूसरे में क्या है, बलवा की करवाने वालों के लिए दंड का प्रावधान, मिनिमम 2 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। चलो यहां पर आप देखोगे हमने बलवा वगैरह क्लियर कर लिया था। अब यहां से चीज आपकी बदल जाएगी, तो यहां से जो बदली हुई चीजें हैं इनके बारे में हम चलेंगे, कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए, लेक्चर कंप्लीट आप देखते रहिए, बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। एग्जाम में भी थोड़ा सा टाइम है, तब तक डिटेल में आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, जब आपके एग्जाम के 15 दिन बचेंगे, जब आपके एग्जाम के 15 दिन बचेंगे, उस टाइम पे मैं 5 घंटे की एक मैराथन चलाऊंगा, उस टाइम पे 5 घंटे की एक मैराथन चलाऊंगा, जिसमें इस पूरी चीज का जितना मैंने पढ़ाया अगर आप बढ़िया से पढ़ दोगे तो ये 5 घंटे की मैराथन आपको बिल्कुल एकदम अमृत समान काम करेगी, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और इस 5 घंटे की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करूंगा, पूरा निचोड़ यहाँ पर रखूंगा। कब, जब एग्जाम के 15 दिन बचे होंगे तब, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी आपको डिटेल में पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन, देखो मैराथन तो ऐसी होती है ना कि मैराथन में हम सब चीजें 5 घंटे में कवर नहीं कर सकते। यहाँ हम महीने भर के लिए पढ़ रहे हैं कि महीने भर में हमें पूरा कवर करना है, ठीक है। लेकिन मैराथन 5 घंटे में आप महीने भर का कोर्स कवर नहीं कर सकते, वो खाली इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट टाइम में देखने के लिए होता है बस। इसके अलावा उसमें से अगर आप देखते भी हो ना, कोई अगर मैराथन देखते भी हो ना, तो 5 घंटे मैराथन देखने से अच्छा है फिर उससे बढ़िया आप किताब पढ़ लो, उसमें से ज्यादा फंसेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये सारे लेक्चर्स मेरे अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद ही आप 5 घंटे की लेक्चर देख लोगे, मैराथन देख लोगे, तब फिर यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और इस बार सिलेक्शन लेना है, इस कोशिश के साथ ही आपको, इस लक्ष्य के साथ ही आपको तैयारी करना है। धन्यवाद।